अब नाजरीन इसके बाद आप देखें 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97 के दरमियान साउथ कोरिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, जापान में जो क्राइसिस आया 1997 में, वो क्राइसिस क्या था? कोरिया के पास डेफिसिट था $2.2 बिलियन 91 में, डॉलर टर्म में। उसके पास लोकल, उसके पास डोमेस्टिक लोन्स, डोमेस्टिक डेट नहीं था, सिर्फ पब्लिक डेट में 99% फॉरेन डेट था। वो $2.2 बिलियन के डेफिसिट को कवर करने के लिए कोरिया ने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए 92, 93, 94 और शॉर्ट टर्म लोन, लेकिन और शॉर्ट टर्म लोन लेके अपनी वो लायबिलिटी सेटल करते गए जो लॉन्ग टर्म की थी। सो करेंसी मिसमैच के साथ साथ टाइमिंग मिसमैच आई। उसका क्या खमियाजा भुगता 1997 में कि इनके पास फंड्स थे कुछ 6-8 अरब डॉलर, लेकिन उनकी लायबिलिटी जो उन्होंने पे करनी थी को $90 बिलियन के करीब थी। नाजरीन अब देखिए नाजरीन, इस मामले में जब डॉलर की डिमांड कोरिया पे आ गई, कोरिया भागा जापानी बैंक से लोन लेने के लिए, कोरिया भागा US डॉलर में लोन लेने के लिए US बैंक से। कोरियन क्राइसिस था क्या? बेसिकली कोरियन क्राइसिस इसलिए स्टार्ट हुआ कि अगर मैं उसको हिस्ट्री बताऊं तो डॉलर टर्म में जो डॉलर की उस वक्त सर्कुलेशन थी वो थी 65%। गौर कीजिएगा, उस वक्त यूरोपियन करेंसी आ गई 14% पे और यूरो स्ट्रेंथन की तरह हो रहा है। यूरोपियन करेंसी जो थी, जापानीज 6.4 पे आ चुकी थी जो 1900 से लेके आगे 1970 तक नहीं थे, और उसके साथ डोशे मार्क 7.1% पे था, लेकिन ब्रिटिश पाउंड से 2.5% पे था। इस सिचुएशन में यूएस ने कहा कि यूरो करेंसी आ रही है और जापानीज येन भी स्ट्रांग हो रहा है, अपनी मार्केट बना रहे हैं, कोरियन वॉन भी स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट बना रहे हैं। उस सिचुएशन में जो लोन इम्पोज किए गए कोरिया पे, क्योंकि कोरिया में रेगुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी उस वक्त, हमारे ऊपर 1990 में कोरिया पे $2.2 बिलियन का फर्स्ट टाइम डेफिसिट आया, और ये 1990 से 91 तक ये $8.7 बिलियन तक पहुंच गया। कोरियन इतने परेशान हुए, पैनिक हो गए, उन्होंने फौरन जापानीज बैंक्स के साथ राब्ता किया, हांगकांग में राब्ता किया, और इंटरनेशनल बैंक्स जो US बैंक थे उनसे भी राब्ता किया और अपने लिए लोन और रिसीव करने शुरू कर दिए। और ये सिचुएशन 1997 में इस तरीके से पहुंची कि उनके पास जो पैसे थे, डॉलर थे, वो सिर्फ और सिर्फ 9 बिलियन के करीब थे, लेकिन उनका जो डेफिसिट था वो $97 बिलियन तक पहुंच गया। नाजरीन, कोरिया ने ऐसी क्या मिस्टेक की कि उसके लिए इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आया कि वो डेफिसिट, वो डिफ़ॉल्ट की एज पे था। उस वक़्त 1997 जनवरी में उनकी जो लेजिस्लेशन है वो बैठे, उन्होंने कहा जी हमें अपने इस डिफ़ॉल्ट से बचना है इस ईयर में, तो हमें अपनी लेजिस्लेशन में चेंजेस करनी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने हैं। लेकिन जो लेजिस्लेशन प्रोसेस था उसको स्टॉप कर दिया गया। जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने लेजिस्लेशन नहीं होने दी। जनवरी 1997, नवंबर 1997 में डिफ़ॉल्ट के एज पर पहुंच गए। उस वक़्त इन्होंने भागदौड़ शुरू की कि अब हम क्या करें। जापानीज़ क्योंकि पूरे 1997 में जापानीज़ येन पे भी प्रेशर आ गया कि जब गवर्नमेंट ऑफ US डॉलर मार्केट में से गायब होना शुरू हुआ। US डॉलर नहीं है, US डॉलर की जब ज़रूरत थी कोरिया को, जापान को और थाईलैंड को, तो मार्केट में से डॉलर नहीं मिलता था। तो उसकी वजह से येन के अगेंस्ट डॉलर ने अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ किया और कोरियन वॉन अपनी वैल्यू लॉस कर गया, वो 2000 रुपये पर डॉलर तक पहुंच गया। इसी तरीके से थाई बट भी अपनी वैल्यू लॉस कर गया। अब जापानीज़ ने प्रेशर दिया कोरिया को कि जी आप मेरे लोन वापस करो। कोरिया पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। इसी असना में चूंकि जापानीज़ येन ने अपनी वैल्यू लूज़ की थी डॉलर टर्म्स में, तो जो USA को एक्सपोर्ट जानी थी उसमें कोरिया कंपेटिटिव नहीं रहा। पहले कोरिया कंपीट करता था जापान को कि US डॉलर को जो हमने एक्सपोर्ट करनी है उसमें वो जापानीज को अच्छा कंपटीशन देता था, लेकिन
जब जापान की वैल्यू लेस हो गई करेंसी की, तो उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा वायबल हो गई यूएसए के लिए, तो जो यूएसए के इंपोर्टर थे वो जापान के पास चले गए। एक और प्रेशर कोरिया पे पड़ा। नाजरीन, उस वक़्त कोरिया भागा, हर तरफ भागा और आईएमएफ के पास भी चला गया। आईएमएफ ने कहा हम $54 बिलियन का आपको पैकेज देते हैं और उसमें से $35 बिलियन हम देंगे और बाकी जो आपको लेना है वो दूसरी G20 नेशंस हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी अगर आप 35 बिलियन से आप रेस्क्यू ना हो। उन्होंने आईएमएफ ने वही टर्म्स रखी कोरिया के लिए कि जनाब आपने अपनी करेंसी डिवैल्यू करनी है, आपने अपनी इकोनॉमी को उन टर्म्स पे चलाना है जो कि हम कहेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने $6 बिलियन सिर्फ रिलीज़ किया, जबकि रिक्वायरमेंट थी $90 बिलियन की, और उस 90 में से 6 पूरा नहीं था। अब इस सिचुएशन में कोरिया ने यूएसए के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन कोरियन ने सरेंडर के बाद उनके ऊपर रिलाय नहीं किया। उनको सरेंडर करने के बाद उनको कि जी हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप हमारी पॉलिसीज़ के साथ जब उन्होंने सरेंडर किया तो जो G20 नेशन थी और जो यूएस बैंक थे उन्होंने तमाम कर्ज़ों को रीस्केड्यूल कर दिया। अब उन्होंने जो कोरिया ने गलती की थी, बात दूसरी तरफ चली गई, लेकिन मैं गलती की तरफ जा रहा हूँ कि करेंसी मिसमैच को ख़त्म किया, अपनी करेंसी को फर्दर डीवैल्यू नहीं होने दिया और उन्होंने जो लॉन्ग टर्म पे लोन लिए हुए थे वो लॉन्ग टर्म के लोन्स को जो सूद पे थे उनके पैरेलल बेसिस पे जो उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उठाई उसमें लोन सूद पे नहीं था। नाजरीन, ये 3 रिफॉर्म स्ट्रक्चरल करने के बाद उन्होंने जो 97 के बाद आए 98, 99, 2000 में उनके पास $100 बिलियन सरप्लस था कोरिया के पास। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यूएस डॉलर की डिमांड थी उस क्राइसिस को कैटर किया और जो इस्लाम के असूल हैं कि लायबिलिटी मिसमैच नहीं करनी, करेंसी मिसमैच नहीं करनी, वैल्यू मिसमैच नहीं करनी और जो लायबिलिटी ज्वाइंट रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्होंने 4 असूल अपनाए। वो चारों के चारों इस्लाम के थे। नाजरीन, उस सिचुएशन में यूएसए ने देखा कि ये जो यूएस डॉलर करेंसी का जो हमने थाई के ऊपर, कोरिया के ऊपर और जापान पे रखा था तो वो प्रेशर इम्पैक्ट नलिफाई हो रहा है। उसकी एक रीज़न और भी थी वो चाइना।